तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा दिन भर क्या हुआ ये देख लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कौन सी खबरें किस रूप में सामने आई, जरा इस पर एक नजर। और 4 बड़ी खबरें जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिन पर रहेगा खास फोकस, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। गाजा का अब क्या होगा, इस पर होगी खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। हम मोदी नेतन्याहू में क्या हुई बात एग्जैक्टली, इसकी परतें भी खोलेंगे आज इंडिया 360 में। बाजार में हरियाली का राज क्या है, आज ये भी होगी चर्चा। और साथ ही साथ एक स्पेशल चर्चा कवर स्टोरी के तहत प्राइवेट स्कूल आखिर क्यों मजबूरी बन रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट की जो सख्त टिप्पणी है कि सरकारी स्कूल मजबूरी बना रहे हैं गरीबों के लिए कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाएं, इसका करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। और अब दिन भर क्या हुआ, जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज पर। तो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में हुंकार भरी। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी चुनाव चिन्ह एम्बेसडर गाड़ी है, लेकिन उनकी गाड़ी की स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। अमित शाह ने कहा कि केसीआर का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना, जबकि बीजेपी का लक्ष्य है हर युवा को रोजगार देना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के शहडोल में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसको उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन वो उनका दिल से सम्मान नहीं करते। राहुल ने कहा कि अगर वो ऐसा करते तो जातिगत जनगणना जरूर करवाते। राहुल गांधी ने चुनावी रैली के दौरान जातीय सर्वे कराने का वादा किया। दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिमांड कोर्ट ने 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने आज 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद दोबारा उन्हें कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह के खिलाफ घूस मांगने के सबूत हैं। ईडी ने कहा कि वो हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे और जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे। इसके बाद कोर्ट ने ईडी की मांग पर संजय सिंह की रिमांड अवधि 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी। ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह के करीब 10 घंटे तक छापेमारी की और उसके बाद कड़ी पूछताछ के बाद उन्हें आखिरकार इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आम आदमी पार्टी के एक और नेता के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह ईडी ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर छापा मारा। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में की गई। ईडी ने यह कार्रवाई दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से दाखिल 2 एफआईआर के तहत की गई है। एफआईआर दिल्ली वक्फ बोर्ड में नौकरियों में अनियमितताओं से जुड़ी है। अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड में चेयरमैन है। इससे पहले 4 अक्टूबर को ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर 10 घंटे छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बंगला खाली करने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पटियाला हाईकोर्ट के 6 अक्टूबर को बंगला खाली करने के आदेश दिया था। दिल्ली के पंडारा रोड पर स्थित बंगले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा 13 महीने से रह रहे हैं और 3 मार्च को राज्यसभा सचिवालय ने उन्हें यह बंगला खाली करने के लिए कहा था। राघव चड्ढा राज्यसभा सचिवालय के इस आदेश के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना के एनकाउंटर में आज सुबह 2 आतंकी मारे गए। दोनों लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े थे। कश्मीर पुलिस के मुताबिक एक आतंकी अबरार कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। पुलवामा जिले में 26 फरवरी को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को गोली मार दी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आतंकियों ने 40 साल के संजय पर तब हमला किया था जब वो पत्नी के साथ मार्केट जा रहे थे।
सिक्किम में बाढ़ से हुई तबाही के 6 दिन बाद भारतीय सेना राज्य में कनेक्टिविटी बहाल करने में जुट गई है। इस काम में सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और आईटीबीपी के जवान मदद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बर्बाद हुए चुंगथाम में सेना ने पुल बनाने का काम शुरू कर दिया है। उधर राज्य सरकार ने लहुनक और शाको झील पर होने वाली हलचलों पर नजर रखने के लिए इसरो की मदद मांगी है। बादल फटने के बाद 30 नदी में आई बाढ़ से 25,000 लोग प्रभावित भी हुए हैं। 1200 घर बह चुके हैं। मरने वालों की संख्या 74 हो गई है, जबकि 100 लोग अब भी लापता हैं। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के कब्जे वाली लखनऊ के डालीबाग की जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण को ट्रांसफर हो गई है। अब इस पर प्रधानमंत्री आवास के 72 फ्लैट बनाए जाएंगे। एनडीए डीपीआर की अंतिम रूप देकर इसे स्वीकृत कराने के लिए शासन को भेजा गया है। डालीबाग में मुख्तार और उसके बेटे ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बंगला बनाया था। इस बंगले को साल 2020 में एलडीए ने ध्वस्त कर दिया था। तमिलनाडु में अरियालूर जिले में पटाखा गोदाम में सोमवार को हुए विस्फोट में मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। हादसे में घायल 12 लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है। और टॉप न्यूज के बाद अब देखते हैं गाजा में जो घमासान मचा हुआ है उसके ताजा अपडेट और शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। तो इजराइल और हमास के बीच में गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है। दोनों ओर से अभी भी डी एस्केलेशन या शांति की दूर दूर तक कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। आज बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान साफ तौर पर दे दिया कि यह युद्ध हमने शुरू नहीं किया, लेकिन अब हम ही इसे खत्म करेंगे। ये युद्ध शुरू किया गया हमास की ओर से, लेकिन इसे खत्म करेगा इजराइल। ये संकल्प लिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। आइए जरा फटाफट से अब तक के 10 बड़े अपडेट देख लेते हैं। इस पूरे मामले में आज क्या क्या हुआ, वहां की बारीक जानकारी आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। फटाफट से आज सबसे पहले बड़ा जो अपडेट इसमें आया वो ये कि इजरायली सेना ने गाजा बॉर्डर को अब पूरी तरह से सील कर लिया है, उसे पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये लगभग 70 से ज्यादा घंटों के बाद इजरायली सेना ने इस बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर लिया। इजरायली सेना ने हमास के इकोनॉमी मंत्री को मार गिराया है। अब से कुछ देर पहले आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स जो है उनके प्रवक्ता की ओर से यह बयान दिया गया और इसमें 2 बड़ी कामयाबी मिली है। हमास के इकोनॉमी मंत्री को मार गिराया गया है और उनके जो पोलित ब्यूरो हैं उनके एक सेकंड टॉप लीडर को भी मार गिराया है। तो 2 बड़े जो हमले आज किए गए एयर स्ट्राइक में ड्रोन्स के जरिए, उनमें आज इजरायली सेना को यह बड़ी कामयाबी मिली है। इसके अलावा आईडीएफ की गाजा पट्टी के 100 इलाकों पर सबसे भीषण एयर स्ट्राइक। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में 75 सालों से तनाव चल रहा है, युद्ध हुए हैं, लेकिन ऐसी भीषण एयर स्ट्राइक गाजा पट्टी पर आज तक नहीं हुई। यह कहा जा रहा है 100 से ज्यादा इलाकों पर एक साथ एयर स्ट्राइक चल रही है। अब तक की भीषणतम एयर स्ट्राइक इसे कहा जा रहा है आईडीएफ की ओर से, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से पूरे गाजा पट्टी को निस्तनाबूद करने की एक तरह से फिराक में दिख रहा है, सोच में दिख रहा है इजराइल के भीतर 1500 आतंकियों की लाशें मिली हैं। आज जब आईडीएफ ने इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज किया, इलाके पर कब्जा किया, तो दावा यह किया गया कि अलग अलग इलाकों में, खासतौर से जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, वहां पर चुन चुनकर 1500 आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया और उनकी लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। हमास के पास 130 से ज्यादा बंधक अभी बने हुए हैं। इजरायली मीडिया कम से कम यह दावा कर रही है। इसमें सिर्फ इजरायलीज ही नहीं है, इसमें अलग अलग देशों के भी बंधक शामिल हैं और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ पश्चिमी देशों के बंधक इसमें शामिल हैं, जिसमें संभवतः कुछ अमेरिकन भी हैं। तो अब इन्हीं बंधकों के दम पर हमास चाहता है कि इजराइल अब आगे की कार्रवाई करे। वो कह रहा है कि अगर आपने टारगेट जारी रखे गाजा पर तो हम इनको एक एक करके मार देंगे, लेकिन इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक्स जारी रखी हैं। ये आज के बड़े अपडेट्स थे।
इस वक्त एक और बड़ी खबर, ये मिस्र ने जो है इजराइल को चेतावनी दी थी। मिस्र की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, ये दावे किए जा रहे हैं कि मिस्र की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इजराइल को चेतावनी दी थी और 10 दिन पहले चेतावनी दी थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने उसे इग्नोर किया, उसे नहीं माना। इस पर आगे विश्लेषण करेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मिस्र ने दी हो चेतावनी और उन्होंने उसको इग्नोर किया हो। जो राम पार्टी है इजराइल की, राम पार्टी के मंसूर अब्बास जो एक नेता माने जाते हैं, वहां पर अरब नेता माने जाते हैं, वहां की राम पार्टी है, लिबरल पार्टी मानी जाती है, सरकार में शामिल भी हुई थी नेताली साहब की जब वहां पे गवर्नमेंट बनी, तो उनके ये लिबरल नेता माने जाते हैं, डॉक्टर अब्बास के नाम से इनको जाना जाता है वहां पर। उन्होंने हमास से कहा है कि आप बंधकों को छोड़िए, खासतौर से बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को छोड़िए, और ये कहा जाता है कि वो अरब देशों की एक तरह से रिप्रेजेंट भी वहां पर करते हैं, अरब जो आवाज है इजराइल के भीतर उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारे धर्म में बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को बंधक बनाने की इजाजत नहीं है। तो इस पर उन्होंने एक अपील की है। इस अपील पर हमास का भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। इसके अलावा ईरान और हिजबुल्लाह प्लानिंग में शामिल नहीं थे। आज हमास के एक टॉप लीडर ने इंटरव्यू दिया एक अखबार को, और उन्होंने कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह जब चाहें इस युद्ध में आ सकते हैं हमारे साथ, लेकिन वो प्लानिंग में शामिल नहीं थे। हमास के सिर्फ चंद टॉप लीडर्स को यह मालूम था कि 0 आवर कौन सा होगा, कब हम हमला करेंगे, इसमें ईरान और हिजबुल्लाह का कोई हाथ नहीं था। लेकिन हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान और हिजबुल्लाह चाहें तो इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं अगर बात आगे बढ़ी तो। इसके अलावा ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्लाह खामेनेई, उन्होंने ये एक दावा किया है कि ईरान इस पूरी प्लानिंग में शामिल नहीं था। हालांकि खामेनेई साहब जो हैं वो एक तरह से जश्न का माहौल भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल को बड़ा सबक सिखाया, उन्हें गर्व है इन लड़ाकों पर, इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि उन्होंने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई थी ईरान ने, तो अपनी भूमिका से साफ इनकार कर रहे हैं अयातुल्लाह खामेनेई। और अब जो टोटल डेथ टोल अगर आप देखेंगे तो इजराइल की ओर से 900 से ज़्यादा इजरायलियों की मौत हो चुकी है, और फिलिस्तीन की ओर से ये कहा जा रहा है कि 770 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन अब इजराइल ने ठान लिया है कि गाज़ा को वो निस्तेनाबूद करेंगे। अब ज़रा आपको ग्राउंड रियलिटी से रूबरू कराते हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे वहाँ पर थे। गाज़ा पट्टी के बॉर्डर इलाकों का उन्होंने दौरा किया और वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। आइए उनके पास चलते हैं। ओवर टू यू विशाल, बताइए वहाँ पर क्या स्थिति है। दीपक जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ही मैं गाजा स्ट्रिप से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी से वापस आया हूं। वहां पर ज़्यादा देर तक रहना सुरक्षित नहीं था। हमने देखा है कि इजराइल की सेना ने पूरी टैंक की तैनाती कर दी है गाजा पट्टी से सटे हुए सभी इलाकों में, और लगातार इजराइल की तरफ से भी गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन हमास के जो आतंकी हैं वो भी लगातार इजराइल के इन शहरों में, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये गाजा पट्टी से एश्कलॉन का एक सटा हुआ हिस्सा है, और साथ ही एस्ट्रोड शहर, जहाँ पर सबसे पहले हमास के आतंकियों ने निर्दोष लोगों पर गोलीबारी की थी, जिनकी हत्या की थी, और कुछ लोगों को जहां से किडनैप करके ले गए थे, उस इलाके का आपसे थोड़ी देर पहले मैंने दौरा किया है। और वहां पर हमने देखा कि हालात बहुत खराब हैं, सड़कें पूरी शांत पड़ी हुई हैं, किसी भी गाड़ी को बिना चेक किए नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया को भी 1 किलोमीटर पहले रोक दिया गया, और क्योंकि अभी भी जंग लगातार जारी है। कुछ हमास के आतंकियों के अभी भी एस्ट्रोड शहर में छिपे होने की आशंका है। अभी थोड़ी देर पहले एक पेट्रोल पंप पे मैं रुका तो वहां मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कल ही उन्होंने हमास के एक आतंकी को यहां से निकलते हुए देखा था, जिसे इजरायली फोर्सेस ने मार गिराया। तो फिलहाल ये युद्ध लगातार चल रहा है, और यहां पर हर आधे घंटे के अंदर, आप कहीं कहीं 15 मिनट के अंदर भी सायरन खूब तेजी से बज रहा है और लोगों को बंकर की तरफ भागना पड़ रहा है। इस वक्त मैं गाजा पट्टी से सटे हुए एश्कलॉन के एक ऑफिस के पास में हूं, जो कि जिसके नीचे एक बंकर भी है। पुलिस फोर्स और मिलिट्री के लोग यहां पर आ रहे हैं तमाम चीजों के लिए, अपडेट के लिए, ताकि जो उनको दिशा निर्देश मिले उसके मुताबिक वो आगे बढ़ सके, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि वो अब हमास को पूरी तरह से खत्म कर देगा। शुक्रिया विशाल, और आप अपना ख्याल भी रखें, और इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। अब चलते हैं, थोड़ा विश्लेषण करते हैं गाजा में ताज़ा स्थिति का
किस ओर परिस्थितियां आगे बढ़ रही हैं, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मंजू सेठ मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूर्व राजनयिक हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानी मानी जानकार। एम्बेसडर सेठ, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी तक की जो परिस्थितियां हैं, और इजराइल ने मैम ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि युद्ध हमने नहीं चाहा था, हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन खत्म हम जरूर करेंगे। गाजा का अब क्या होगा मैम? बिल्कुल, जो इन्होंने इजराइल ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसे तो लग रहा है कि शायद वो बिल्कुल ही उसको खाली करना चाहते हैं और उसको बिल्कुल फिनिश करना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग है उसके जो बाउंड्रीज हैं। और आई थिंक वो चाहेंगे कि हमारे पास पूरा आ जाए, कब्जा हो जाए उस पर। लेकिन जैसे आपने भी कहा और जैसे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी कहा है, ये युद्ध उन्होंने नहीं शुरू की। बहुत दिन से ये कुछ आपस में झड़पें हो रही थी, लेकिन ये जो युद्ध है और जो ये आतंक के हमले इन्होंने किए हैं हमास ने, ये बिल्कुल इन्होंने युद्ध की शुरू की है। और इसीलिए इजराइल के पास कोई चारा भी नहीं रह गया, कोई ऑप्शन भी नहीं है इसको आगे ले जाने के लिए, बिकॉज उन्होंने उनके सिविलियंस को कैप्चर कर लिया, उनकी लेडीज को और बच्चों को और बुजुर्गों को सबको हॉस्टेज बनाकर। इतने जो हॉरिफिक वीडियोस जो सर्कुलेट कर रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि ये तो बिल्कुल इनह्यूमन लोग हैं, ऐसा जो इनके लोग हैं, जो फाइटर्स हैं या जो भी इनको कह लीजिए, टेररिस्ट कह लीजिए, एक्चुअली सब टेरर एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये इनका जो अप्रोच इस दफा हुआ है, और जो इन्होंने कहा है कि हम, और वो तो उनका तो उन्होंने पहले से कह रखा है कि वी डोंट वांट इजराइल टू एग्जिस्ट, हम तो इजराइल को खत्म ही करना चाहते हैं। हाँ, और अभी इतने दिनों से कुछ हल्का मतलब लिटिल बिट थोड़ा सा काम था, लेकिन उनको लगा, मेरा मानना है कि उनको लगा कि अब इजराइल थोड़ा वीक है, क्योंकि उनके वहाँ पे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स वगैरह की वजह से कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हो रही थी, और सरकार भी थोड़ी सी उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं थी। तो इसलिए मुझे लग रहा है उन्होंने देखा, एक मौका ढूंढा, उन्होंने देखा कि इस प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत दिनों से, बट स्ट्राइक करने का मोमेंट मुझे लग रहा है इस बेसिस पे किया होगा कि वहाँ पे अब थोड़ा सा वीकनेस है गवर्नमेंट में, तो उसको उन्होंने अटैक किया। और उनके जो आयरन डोम को भी उन्होंने रीच कर पाए, इतने हजारों की तादाद में उन्होंने रॉकेट्स छोड़े कि वो भी जो उनका आयरन डोम है, आई थिंक वो भी रिएक्ट इतनी जल्दी नहीं कर पाया। एब्सोल्युटली मैम, मैं लगातार हमास लीडरशिप के इंटरव्यूज में पढ़ रहा हूँ, उसमें वो दावा कर रहे हैं कि हमने हमले का प्लान बनाया, लेकिन हमें नहीं मालूम था हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। टेरर स्ट्राइक का उन्होंने जरूर प्लान किया था, लेकिन इतनी बड़ी विध्वंसक ये कार्रवाई हो जाएगी, ये उन्होंने भी अंदाजा नहीं लगाया था। लेकिन क्या मैम अब ये कहा जा रहा है कि पूरी गाजा पट्टी को निस्ते-नाबूद कर देंगे नेतन्याहू, और अब तो उन्हें कोalition का भी सपोर्ट मिल रहा है, वहां पर एक यूनिटी गवर्नमेंट मिल रही है जो पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। लेकिन गाजा को निस्ते-नाबूद करना अगर इतना आसान होता मैम, तो कब का शायद हो जाता। क्या पूरी तरह से किया जा सकता है? मुझे लगता है कि उनकी डोमिनेंस वहां आ जाएगी गाजा स्ट्रिप में। अभी जो वहां पे एग्जिस्टिंग ये जो मिलिटेंट्स हैं, इनको खाली करेंगे, जब मुझे लग रहा है फाइट टू द फिनिश जो बोल रहे हैं, आसान नहीं होगा नेचुरली, बिकॉज हमास बहुत स्ट्रॉन्ग है वहां पे, और उनके अंडरग्राउंड वहां पे कोई मैं पढ़ रही थी, अंडरग्राउंड उनके जो टेरर गेरिला टाइप्स हैं वो भी बहुत हैं एक्टिव, और उनको सपोर्ट है वहां पे, लोकल लोगों की सपोर्ट है। तो इतना आसान नहीं होगा वहां को हमास को खत्म करना। लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, आई थिंक वो गाजा पट्टी को में से इनको हटाना चाहेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि पूरा उनके ऊपर कब्जा कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा, अगर इतना आसान होता तो कब के कर लेते। और जो इनको बाय सरप्राइज लिया गया है, इनकी जो इंटेलिजेंस कह रहे हैं, इंटेलिजेंस फेलियर हुई है थोड़ी सी, ये भी एक वहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन होगा। नेचुरली एक क्राइसिस का मोमेंट है, क्राइसिस का टाइम है, तो उनकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं सब उनके साथ खड़ी हैं, सरकार के साथ, इजरायली लोगों के साथ। उनके इंटरेस्ट में है इस वक्त सब इकट्ठा होना। वैसे पॉलिटिक्स में वो लड़ते रहते हैं, लेकिन ये समय ऐसा था कि वो सब इकट्ठा होके और अपना एब्सोल्युटली मैम, ये समय की डिमांड भी है कि सब लोग इकट्ठा होकर एक सिंगल कॉज के लिए एक यूनाइटेड होकर सामने आए, जो यूनिटी साफ तौर पर दिख भी रही है। वहाँ के जो रिजर्व फोर्स के लोग हैं वो यूरोप में हैं, जहाँ जहाँ भी बसे हुए हैं, सब वापस आ रहे हैं अपने देश में संकट के समय, अपने देश के लिए एकजुटता पर। लेकिन मैम बार बार सवाल जरूर उठाए जाएंगे। इस वक्त शायद युद्ध की गूंज में वो सवाल थोड़े कम पड़ रहे हैं, मध्यम पड़ रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं मैम कि व्हाट वेंट रॉन्ग। इजराइल जैसा स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस वाला नेशन
क्यों? वेस्टर्न मीडिया में मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि आपने थ्रेट को समझा ही नहीं, आप ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट के ऊपर ज्यादा फोकस करते रहे और वहां पर बात कुछ और हो रही थी। मिस्र की तरफ से आज ये दावा किया गया मैम कि वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको आगाह कर दिया था 10 दिन पहले ही, लेकिन इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो आपको लगता है मैम ये छोटी मोटी चूक थी या ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगी जब थोड़ा स्थितियां ठीक हो जाएंगी? ये सवाल तो है ही, क्योंकि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है ये कि इजराइल को बाय सरप्राइज लिया गया, क्योंकि उनकी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है, सबसे बहुत ही मतलब अमंगस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। और या अगर वो जो मिस्र कह रहा है कि हमने इनको इंटेलिजेंस इनके साथ शेयर की है, तो इनको लगा होगा कि हमारा तो फुल प्रिपेयर्डनेस है, हमारा डोम है, हमारे पास तो इनके लोग, इनकी इंटेलिजेंस जरूर हमास एरिया जो जहाँ पे हमास रहते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड है, उनके जो मिलिटेंट्स हैं, तो वहां पे भी इनकी इंटेलिजेंस के लोग रहे होंगे जरूर। लेकिन इट इज बहुत एक सरप्राइजिंग है ये कि इस दफा कैसा, ये इस बारी कैसा हो गया। और इस पे जरूर वहाँ पे वो इंट्रोस्पेक्ट भी करेंगे, और ऑलरेडी आ चुका है कि वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं और दे ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग। कहीं मैं ये भी पढ़ रही थी, उन्होंने उसको कहीं किसी ने कुछ डिसेबल तो नहीं कर दिया है उनके जो, क्योंकि आयरन डोम जो है उससे वो कह रहे हैं कि बिल्कुल फुल प्रूफ मेथड है, तो उस पर वो आई थिंक वो थोड़ा सा लैक्स हो गए कि वो तो है ही हमारा, कोई ऊपर से तो अटैक कर नहीं सकता, और ग्राउंड पे हमारी काफी अच्छी इंटेलिजेंस है, बट वो ही थोड़ी सी चूक हो गई है उनकी तरफ से, और ये बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल बन गया है। और वहाँ की जो सरकारें हैं उसको बिल्कुल दे विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस एंड फाइंड आउट कि क्या कारण है कि ये ऐसा हुआ और इतने लोग मारे गए हैं, टेकन बाय सरप्राइज, हॉस्टेजेस लिए गए। वो सबसे एक सरप्राइजिंग बात है कि ऐसे आसानी से वो मैं क्विकली मैम आपसे समझना चाहूंगा मैम, बहुत क्विकली एब्सोल्युटली मैम बहुत क्विकली मैं आपसे समझना चाहूंगा, इजराइल अपने एक नागरिक के लिए कितना सीरियस रहता है, इस बात के हमने सबूत इतिहास में देखे हैं। एक इजरायली सैनिक को छुड़ाने के लिए हजार फिलिस्तीनी सैनिकों को रिहा करने के लिए इजराइल राजी हुआ है। 130 के आसपास बताया जा रहा है कि बंधक हैं हमास के पास। क्या हमास इस पोजीशन में है कि वो नेगोशिएट कर पाए और इजराइल इस बार थोड़ा लीनियंट होगा, या फिर तेवर कुछ और लग रहे हैं इस बार? में इस दफा बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गया है उनके लिए, क्योंकि हमास की अगर मिलिट्री माइट देखें तो उसके मुकाबले इजराइल की बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इनकी जो मिलिट्री है और सब कुछ है, वो तो एक दे आर स्मॉल मॉटली ग्रुप जिसे कहते हैं, मिलिटेंट्स का और टेररिस्ट का, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। लेकिन उनका जो ट्रम्प कार्ड जिसे कह लीजिए हमास का, उनके पास इनके हॉस्टेजेस हैं, बहुत सारे सिविलियंस हैं, तो उनको इनकी आई थिंक थोड़ा इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेंगे अपना थोड़ा सा। मुझे लग रहा है, मैं इतना स्ट्रैटेजी के बारे में जानती नहीं, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर इसको स्ट्रेच करके वो छुड़ाने की कोशिश करेंगे अपने लोगों को, और तब फुल फोर्स में आगे जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। पर मैं इसमें कहना मुश्किल है कि हाउ प्ले आउट, बट कॉम्प्लिकेटेड है इस वक्त सिचुएशन, नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली। और इस सिचुएशन को, ये हॉस्टेज क्राइसिस को एक बफर की तरह इस्तेमाल करने की जरूर कोशिश होगी। कतर ने उधर से कोशिशें शुरू कर दी हैं, इधर से जो इजरायली राम पार्टी के मंसूर अब्बास हैं, उन्होंने अपील की है कि आप महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को तो कम से कम छोड़ें। तो क्या वाकई में एक टेम्पररी हम देखेंगे, सीज फायर तो इसे बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्या एक विंडो खुलेगी कि जहां पर सांस लेने की एक विंडो मिले, या फिर अब इजराइल ने सोच लिया है कि अब आर पार करना है गाजा में? इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। थैंक यू सो मच एम्बेसडर सेठ, आपने वक्त निकाला मैम हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच मैम। महायुद्ध का चौथा दिन, इजराइल ने हमास के आतंकियों पर चौतरफा हमला बोल दिया है और अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक। जैसा हमने आपको बताया, अब तक के इतिहास में फिलिस्तीन और इजराइल के तनाव और युद्ध के इतिहास में इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक गाजा पर कभी नहीं की गई। एक साथ गाजा स्ट्रिप के 100 इलाकों पर एयर स्ट्राइक। अब बहुत हुआ। गाजा का बगदादी आज मारा जाएगा। हमास के आतंक का अंत तय। हरकत उल मुकावमा अल इस्लामिया यानी हमास, इजराइल की सेना आतंक का इतिहास लिखने वाले हमास पर काल बनकर टूट पड़ी है।
युद्ध के चौथे दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हमास की बर्बरता आईसिस जैसी है, यानी हमास का अंत भी आईसिस और अबू बकर अल बगदादी की तरह ही होगा। हमास के गढ़ को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए इजराइल की सेना बंकर बस्टर बम गाजा पट्टी पर गिरा रही है। आपको बता दें, आईसिस के आतंकियों की तरह ही हमास के आतंकी इजराइल में बर्बरता कर रहे हैं। हमास के खूंखार अल कासिम ब्रिगेड ने ही इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला बोला था। अल कासिम यूनिट हमास की खूंखार मिलिट्री यूनिट है। यह गाजा पट्टी के भीतर संचालित होने वाला सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हथियारबंद आतंकवादी समूह है। हमास के पास नेतृत्व के लिए कई बॉडीज हैं जो अपने हितों को साधने के लिए साजिशें रचता रहा है। मौजूदा वक्त में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिये हैं। हमले वाले दिन भी हनिये खुशियां मना रहा था। इस वक्त गाजा पट्टी धुआं हो रही है। जिस तरह से हवाई हमलों में गाजा पट्टी को मौत का मैदान बनाया गया, उसके बाद साफ है कि इजराइल हमास के खात्मे के बाद ही शांत होगा। हमास के हमलों ने बर्बरता की सारी हदें लांघ दी और अब हमास के आतंकियों का अंत आईसिस के सरगना की तरह हो रहा है। इजराइल ठीक उसी तरह से हमास के आतंकियों को उनके बिलों से खोद कर खत्म कर रहा है, जैसे आईसिस के सरगना अबू बकर अल बगदादी को ठीक 4 साल पहले 27 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी सेना ने घेर कर मारा था। उस वक्त बगदादी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी देते हुए कहा था कि स्पेशल फोर्स की एक रेड के दौरान बगदादी ने खुद को सुसाइड वेस्ट पहनकर उड़ा लिया। इस बीच नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका की मदद भी इजराइल को जल्द पहुंचेगी। अमेरिका चट्टान की तरह इजराइल की मदद के लिए तैयार है। इजराइल को जिस तरह के हमास ने जख्म दिए हैं, उसके बाद से इजराइल दुनिया के सामने गाजा पट्टी की वो तस्वीरें पेश कर रहा है जिसे किसी ने आज से पहले नहीं देखा। हालत ये हो गई है कि फिलिस्तीन अब यूनाइटेड नेशंस से बीच में आने की गुहार लगा रहा है। दूसरी ओर हमास के सीनियर नेता अली बारेह के मुताबिक हमास अमेरिका में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग कर रहा है। साथ ही दावा कर रहा है कि उनकी तैयारी महीनों तक युद्ध जारी रखने की है। हमास ने युद्ध के चौथे दिन 20 मिनट के भीतर ही 3000 रॉकेट दागने का दावा किया, जबकि इजराइल गाजा पट्टी को सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर बनाता जा रहा है। इजराइल भारत के एक छोटे से राज्य के बराबर है, लेकिन उसके इरादे किसी सुपर पावर जैसे देश की तरह हैं। गाजा पट्टी के पास से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब कहानी किबुत्ज की, जहां की आबादी 1000 के आसपास है, लेकिन अकेले इसी इलाके में 100 शव बरामद हुए हैं। यानी कि इस इलाके की 10% आबादी खत्म हो गई। इजरायली सेना के मुताबिक हमास आतंकियों ने लोगों के घर में घुस कर उनकी जान दे ली। हमास ने जिस तरह से इजराइल में कत्लेआम मचाया, उसे आतंकवाद के सबसे क्रूर हमलों में से एक कहा जा रहा है। ये हमास के आतंकी हैं, जिन्होंने शनिवार को दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान आतंकी हमला किया था। हाथों में हथियार लहराते आतंकियों ने इजरायलियों पर सीधी फायरिंग की थी। आतंकी सामने खड़े लोगों से कुछ कह रहा है और साथ ही साथ डायरेक्ट फायरिंग भी कर रहा है। इसके बाद आतंकी एक इजरायली को वहां से घसीटते हुए ले गए। किबुत्ज में हमास के आतंकियों ने किस तरह का आतंक मचाया था, उसकी कहानी ड्रोन से ली गई ये तस्वीर बयान कर रही है। इनमें से कई गाड़ियों में शव मिले हैं जो हमास आतंकियों के हमले में मारे गए हैं। हमास के आतंक की ऐसी कई तस्वीरें हैं। दक्षिणी इजराइल में हमास आतंकियों ने लोगों के घर में घुसकर कत्लेआम मचाया था। एक घर की छत पर लगा सीसीटीवी सामने आया है। इस वीडियो में घर की छत पर बनी खिड़की से कुछ लोग बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। इनके घर में हमास के आतंकी घुस आए थे। वीडियो में फायरिंग की आवाज भी आ रही है। आतंकियों से अपने परिवार को बचाने के लिए एक शख्स ने उन्हें छत के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश की। एक एक करके महिलाएं, बच्चे सुरक्षित तरीके से छत से बाहर निकल गए, लेकिन उन बच्चों का पिता आतंकियों की गोली का शिकार हो गया और उसने खिड़की पर ही दम तोड़ दिया। 30 साल के इताई और हदर शनिवार को अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी उनके घर में हमास से आतंकी घुस आए। इताई और हदर ने आतंकियों से मुकाबला किया, लेकिन आतंकियों ने उन्हें मार डाला। मरने से पहले दोनों ने अपने बच्चों को सुरक्षित जगहों पर छिपाया था, जिसकी वजह से दोनों बच्चे बच गए।
हमास के आतंकियों ने क्रूरता की हदों को पार कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर तो यहाँ तक है कि आतंकियों ने कई बच्चों की गला काट कर हत्या की है। ये महिला रो रही है और उसने अपने सीने में अपने दोनों बच्चों को चिपकाया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब हमास के आतंकी इजरायली महिला और उसके बच्चों को अगवा करके ले जा रहे थे। महिला चीख रही है, चिल्ला रही है और हमास के आतंकी बंदूक के दम पर इनका अपहरण करके ले जा रहे हैं। इन्हें अगवा कर हमास के आतंकी कहाँ ले गए, अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हमास के आतंकियों ने बड़ी संख्या में महिलाओं का अपहरण किया है। ये तस्वीर एक इजरायली महिला की है जिसे हमास के आतंकियों ने सरेआम अगवा किया था। अपहरण करने से पहले आतंकियों ने उसके साथ बर्बरता भी की थी। हमास के आतंकियों ने बुजुर्गों को भी अगवा किया। शनिवार को दक्षिण इजराइल में हमले के दौरान आतंकी एक घर में घुसे और 85 साल की एक बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर ले गए। हमास आतंकियों के सिर पर इस कदर क्रूरता सवार थी कि उन्होंने पालतू कुत्तों को भी गोलियों से भून डाला। इजराइल में हमास ने जो खतरनाक आतंकी हमला किया उसकी कहानी मैंने यहाँ जो आप बीती रही है हर उस पीड़ित व्यक्ति से सुना जो इस आसपास के इलाके में रहते हैं, जो कि गजा पट्टी से सटा हुआ है। दरअसल हमास के आतंकियों ने बहुत ही क्रूरता और बर्बरता के साथ यहाँ पर हमला किया है। ऐसा हमला कोई दूसरा आतंकी संगठन नहीं कर सकता है और हालात तो यहाँ तक पहुंच गए हैं, जिन लोगों को हमास ने बंधक बनाया है अब उनको लाइव टीवी पर आकर मारने की धमकी तक दी जा रही है। देखना यही होगा कि इजराइल इसका बदला किस तरह से लेता है, लेकिन हमास ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहाँ पर मासूम और निर्दोष लोगों को भून भून कर मारा है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, इजराइल। और इस पूरे मसले पर आपने देखा होगा कि सीधा सपोर्ट जो है वो ईरान की तरफ से आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें दो खेमों में दुनिया बटी नहीं है। जरा समझिए कि इस वक्त कौन कहां खड़ा है। गाजा पट्टी पर भीषण युद्ध जारी है। इस बीच दुनिया हमास और इजराइल को लेकर दो खेमों में बंटती जा रही है। हमास के कंधे पर हाथ रखने वाले ईरान इजराइल में हुए हमले को जायज ठहरा रहा है, तो वहीं दुनिया की निगाहें भारत जैसे शांति दूत पर पड़ी है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात कर इजराइल और युद्ध के हालात की जानकारी दी है। जाहिर है भारत दुनिया में शांति की पहल करता रहा है। पीएम मोदी ने भी आतंकवाद के खिलाफ अपना बयान दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकवाद के खिलाफ खुलकर हमला बोला है। साथ ही दुनिया को बताया है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास का अंत नहीं हो जाता। जैसे जैसे हमास के आतंक का खात्मा हो रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर के देशों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है, जबकि दुनिया के अलग अलग शहरों में हमास के समर्थन में ही लोग उतर आए हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, स्पेन की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थक और हमास के हमदर्द जुट रहे हैं, तो वहीं व्हाइट हाउस में इजराइल के समर्थन में नीली रोशनी की गई है, जबकि फ्रांस में एफिल टावर में ये रोशनी बता रही है कि हम इजराइल के साथ हैं। आपको बता दें कि इजराइल हमास के आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रहा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी इजराइल के सपोर्ट में पूरी तरह आ गए हैं। अगर हम आपसे सवाल करें कि क्या आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना या भेजना पसंद करेंगे, स्वाभाविक रूप से ये बहुत ज्यादा मुमकिन है कि आपका जवाब भी ज्यादातर लोगों की तरह ना में होगा। लेकिन ऐसा क्यों? यही सवाल कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी पूछा। देश के ज्यादातर सरकारी स्कूलों का हाल क्यों सवालों के घेरे में रहता है? कर्नाटक में तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने डेटा के साथ कर्नाटक सरकार को लताड़ लगाई कि आपने मजबूरी की परिस्थिति पैदा कर दी है गरीब आदमी के लिए कि वो अपने बच्चों को सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही भेजे। ये फटकार क्यों लगानी पड़ी कर्नाटक हाईकोर्ट को? और कर्नाटक के साथ साथ देश में सरकारी स्कूलों की बदहाली की स्थिति क्यों बेहतर नहीं हो पा रही? थोड़ा परिवर्तन जरूर आए हैं, लेकिन पूरी तरह से परिवर्तन नहीं आया। इस पर विश्लेषण करें, लेकिन पहले जरा मामला समझिए ये इस रिपोर्ट के जरिए। कर्नाटक में ज्यादातर सरकारी स्कूल बदहाल स्थिति में हैं। कुछ ही विद्यालय ऐसे हैं जहां जरूरी सुविधाएं हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। गरीब पेरेंट्स भी महंगी फीस देकर अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने को मजबूर हैं।
हाईकोर्ट ने मीडिया की खबरों के आधार पर साल 2013 में अदालत में दाखिल की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये सवाल किया है कि सरकारी विद्यालयों में शौचालयों की कमी और पीने के पानी की सुविधाओं सहित अन्य खामियां साल 2013 में सामने लाई गई थी, लेकिन इन कमियों को अब तक दूर नहीं किया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तक 464 सरकारी विद्यालयों में शौचालयों की कमी है और 32 में तो पीने के पानी की सुविधा तक नहीं है। अदालत ने 8 सप्ताह के अंदर सभी विद्यालयों में मुहैया कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि क्या राज्य को ये सब बताना हमारा काम है? ये सब कई वर्षों से चला आ रहा है। बजट में विद्यालयों और शिक्षा विभाग के लिए कुछ राशि दिखाई जाती है, लेकिन उस राशि का क्या हुआ? अदालत ने गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की योजनाओं से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिन विद्यालयों में गरीब छात्र पढ़ते हैं वहां जरूरी और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अदालत ने ये भी कहा कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार सरकारी विद्यालयों में सुविधाएं मुहैया कराने में विफल रही, जिसकी वजह से गरीब लोगों को अपने बच्चे निजी विद्यालयों में भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो 3 वक्त का खाना तक नहीं जुटा सकते हैं। इस वजह से सिर्फ निजी स्कूलों को ही फायदा पहुंच रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के साथ ही पूरे देश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है, क्योंकि देश में ज्यादातर सरकारी स्कूलों का यही हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ अशोक पांडे जी जुड़ चुके हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर दर्शकों को ये भी हम जानकारी देना चाहेंगे कि हाईकोर्ट ने जो डिविजनल बेंच है, उन्होंने अपनी टिप्पणी के दौरान ये ज़रूर कहा कि देखिए, वो किसी प्राइवेट स्कूल जो कि रूल ऑफ लॉ के तहत बनाया गया हो उसके खिलाफ नहीं है, बट वो सिर्फ कुठाराघात करना चाह रहे हैं सरकारी स्कूलों की परिस्थितियों पर, जिनमें एक तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर बुनियादी चीज़ों का अभाव है और दूसरी तरफ बहुत सारे स्कूल्स देश के ऐसे हैं जो बच्चों की कमी के कारण बंद कर दिए जाते हैं। इस जो टिप्पणी है सर, उस पर पहले आप ही की मैं उसमें नज़रिया आपका चाहूँगा। और बुनियादी सवाल यही है सर, जो आज कोर्ट ने भी पूछा है कि क्या वाकई में मजबूर किया जा रहा है प्राइवेट स्कूल्स में जाने के लिए सरकारी स्कूलों में लापरवाही के कारण? जी, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये विषय है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें प्राइवेट स्कूल्स को बाद में ले आइए। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल, जिसकी चर्चा कोर्ट में हुई और जिसके ऊपर टिप्पणी दी गई, उसकी चर्चा पहले होनी चाहिए। हम नैरेटिव को चेंज ना करें तो ये बहुत अच्छा हो। नहीं, प्राइवेट स्कूलों की हम बात ही नहीं कर रहे क्या कह रहा है? हम आज प्राइवेट स्कूल्स की बात ही नहीं कर रहे हैं सर। नहीं करिए, हमारा बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हमारा इसीलिए मैंने कहा पहला सेंटेंस एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने कहा कि कोर्ट ने भी कहा, आपका प्राइवेट स्कूल का था। नहीं, मैंने क्लैरिटी दी थी सर कि हाई कोर्ट ने कहा कि वो प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ नहीं है। ठीक है, वो हाई कोर्ट ने और बहुत सारी बातें कही ना, उसको पहले हम कहते हैं लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, लेट अस डिस्कस द फैक्ट दैट द हाई कोर्ट इज डिस्कसिंग एन इशू जो कि 2013 से वहां पेंडिंग है। कर्नाटक के बहुत सारे स्कूलों में लगभग 500, जिसमें कि रेस्ट रूम्स नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? ये मुश्किल की बात है ना। अब जिन बच्चों को ये चीजें मुहैया नहीं है, वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे हैं, ये बात की बात है। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद और दुखद बात और क्या हो सकती है कि इस देश में एक विद्यालय में रेस्ट रूम और पानी की सुविधा ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। दिस इज समथिंग आई विल गो टू द एक्सटेंट कि इससे अधिक शर्मनाक बात तो हो ही नहीं सकती ना। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इसके लिए कोर्ट्स को, सरकारों को, समाज को, समाज सेवी संस्थाओं को क्या करना चाहिए, ये हमारी चर्चा का विषय है आज की तारीख में। आपने हमारी प्रतिक्रिया पूछी, मेरी यही प्रतिक्रिया है कि ये इतनी छोटी सी रकम की जरूरत है उसमें कि अगर ये सरकार चाहे तो 8 हफ्ते का समय दिया गया है, 2 से 3 हफ्ते में ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक की जा सकती हैं। सर कैसे ठीक होंगी? 2 से 3 हफ्ते में कैसे ठीक होगी सर? 2020 में सीएजी की रिपोर्ट आई थी जो कहती है कि 40% टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट स्कूल नॉन एग्जिस्टेंट। 3 साल हो गए सर सीएजी की रिपोर्ट को, अब तक क्या परिस्थिति है? 75% ऑफ द टॉयलेट्स वे नॉट बीइंग क्लीन प्रॉपरली। हाइजीन नहीं है सर। 72% स्कूलों में रनिंग वाटर की परिस्थिति की सुविधा नहीं थी।
75% जो सरकारी स्कूल है वो मेंटेन नहीं हो रहे हैं हाइजीनिकली। ये 2020 की सीएजी की रिपोर्ट है सर। 8 से 10 हफ्ते में क्या हो जाएगा सर? मैं यही आपसे कह रहा हूँ, ये पहले अपनी प्राथमिकता में लाएं। मैं ये कह रहा हूँ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना और रेस्ट रूम्स बनवाना लड़के और लड़कियों के लिए अलग, इसमें समय लगता है, मैं मान सकता हूं, लेकिन ये क्या ऐसी चीज है कि असंभव है और ये हो ही नहीं सकती? और अब तक अगर नहीं हुई तो ना तो वो बजट के कारण नहीं हुई, ना ही वो किसी और वजह से हुई, केवल इस वजह से कि वो हमारी प्राथमिकता नहीं है। और प्राथमिकता इसलिए नहीं है कि उसमें गरीब बच्चे जाते हैं। गरीब बच्चों के पास वॉइस नहीं है, उनके पास अधिकार नहीं है, इसलिए उनको कोर्ट्स की शरण लेनी पड़ती है, इसलिए उनको बोरो करना पड़ता है दूसरों से अपनी मदद। मेरे ये कहने का मतलब है कि बजट इज नॉट एन इशू टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर या उनको रेस्ट रूम बनवाना, ये हमारी प्राथमिकता में नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए खास तौर से गरीब, बट ये प्राथमिकता में, जो रूरल एरियाज में ये प्राथमिकता में कब आएगा सर? इतना भारी भरकम शिक्षा का बजट होता है और देश में 10 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं, उनमें भारी भरकम खर्चा होता है। उसके बावजूद हम सरकार बतौर शिक्षा मंत्रालय हम पार्लियामेंट में खड़े होकर राज्यसभा में ये जवाब दे रहे हैं कि 42,000 स्कूलों में पीने की पानी की सप्लाई नहीं है, 15,000 स्कूलों में शौचालय नहीं है। ये 2021 का बयान है सरकार का और संसद को पूरी सूचना दी गई सरकार की ओर से। तो हम कहां चूक रहे हैं सर? बजट इतना कि सिर्फ 10 लाख में ठीक है, 42,000 में नहीं दे पा रहे हम पानी, इस पे कोई बजट तो आड़े आता नहीं है सर। ये प्रॉब्लम कहां है? ये इच्छा शक्ति का इशू है। यही बात कह रहा हूं। हाँ, ये बजट का इशू है या इच्छा शक्ति का इशू है? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। शायद इसकी वजह से हमें वोट्स नहीं मिलते हैं, शायद इन गरीब लोगों के पास वो अधिकार नहीं है, वो प्रेशर ग्रुप नहीं बना पाते हैं। और जो मैं तो ये मान के चलता हूं, देखिए किसी भी सरकारी विद्यालय जो है, पहले उसके ऊपर किसकी निगरानी है? सबसे पहले तो शिक्षा विभाग की निगरानी है। शिक्षा विभाग हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर आता है, उसके ऊपर एक कमिश्नर है। तो मैं तो बड़ा मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि कैसे एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर 2 या 3 साल की पोस्टिंग पे आता है और वहां से चला जाता है और वहां 10 या 15 या 20 विद्यालयों में एक टॉयलेट नहीं बनवा पाता है। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं कि उन लोगों को अपने अंदर झांकने पे क्या लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर जिले में, अगर हम मान के चलें 20, 25, 50 ऐसे विद्यालय होंगे जहां पे ये समस्या आपकी बात बिल्कुल सही है सर। मैं तो कहता हूं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो बाद में आएगा, पहले जो स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको शर्म नहीं आती है क्या कि उनके स्कूल में उनके बच्चों के लिए वो टॉयलेट्स नहीं बना पा रहे हैं? उस स्कूल के प्रिंसिपल साहब क्या कर रहे हैं? इलाके के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है, विधायक है, सांसद हैं, फिर जिला परिषद, फिर ब्लॉक्स में ब्लॉक प्रमुख हैं, फिर जिलों में जिला परिषद अध्यक्ष हैं, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार, ये लोग क्या कर रहे हैं? डीएम तो बहुत बड़ी बात की बात हो गई सर। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये देश में एक इग्नोरेंस जो है ये इस हद तक है कि कोर्ट्स की टिप्पणियों के बावजूद हम नहीं चेतते। ये बड़ी ऐसी स्थिति है सर कि जिस पर जितनी बार चर्चा करेंगे उतनी बार रोना आएगा और खुद पर ही तरस आएगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकाला आपने हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी दूसरी कवर स्टोरी। सरकार कॉमन आईटीआर फॉर्म पर तेजी से काम कर रही है। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि कॉमन टैक्स फॉर्म जल्द लागू हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स से जुड़े मुकदमे कम करने पर भी काम हो रहा है। बजट में कॉमन टैक्स फॉर्म का डिस्कशन हुआ था, एक अनाउंसमेंट आई थी, कब तक हम उसको देखेंगे कि वो उस पर अमल होता हुआ दिखाई देगा? आपने टेम्पलेट तो ऑलरेडी निकाल दिया। टेम्पलेट हमने पिछले दिसंबर में निकाला था और टैक्स पेयर के कमेंट, स्टेक होल्डर्स के कमेंट भी इनवाइट किए थे, वो हमने सारे कंसीडर कर लिए हैं। और उस पर हम अब, चूँकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बिज़नेस प्रोसेस डेवलपमेंट है, तो उसकी सॉफ्टवेयर इत्यादि के डेवलपमेंट के काम पे हम लगे हुए हैं और हमारी टीम लगातार संपर्क में है डेवलपर से। हमारे जो एमएसपी है
और हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र हो। ऑनलाइन गेमिंग पे जो TDS लगा था सर, अब आपके पास डेटा आने लग गया होगा कि कितना TDS कलेक्शन ऑनलाइन गेमिंग में हो रहा है, या ये कहें कि क्रिप्टो जो साइड है उसमें कितना पैसा आ रहा है, तो उस पर यदि आपको क्लैरिटी दे। क्रिप्टो का जो कानून था वो पिछले साल लाया गया फाइनेंस एक्ट 22 में, और इस समय क्रिप्टो इस साल में लगभग 6 महीने के दौरान आज तक का अगर फिगर लेते हैं, कल तक का फिगर लेते हैं, तो लगभग हमें 100 करोड़ 105 करोड़ का कुछ कलेक्शन आया है। और जो ऑनलाइन गेमिंग की रिजीम इसी वित्त वर्ष में इसी फाइनेंस एक्ट से बदली गई, और उसमें अभी हमें लगभग 600 करोड़ का कलेक्शन आ चुका है। तो ये स्थिति है। सर इसके साथ लिटिगेशन को कम करना भी एक बड़ा एजेंडा CBDT का है सर, कैसे उस पर काम किया जा रहा है? आप कोई फिगर दे पाएंगे कितने केसेस अभी तक कम हुए हैं, या कैसे इसको आगे कम किया जाएगा? इसके साथ साथ एक मीडिया रिपोर्ट थी कि काफ़ी छोटे जो टैक्स फाइलर्स हैं उनको भी नोटिस जा रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या सच्चाई है? कैसे आप उस चीज़ को पूरा प्रोसेस कर रहे हैं? लिटिगेशन मैनेजमेंट CBDT का और सरकार का एक बड़ा कोर एरिया है वर्क का, और काफ़ी कार्य इसमें किया जा चुका है। पिछले जो फाइनेंस एक्ट के तहत जो जैसे एक बेंच ऑफ एडवांस रूलिंग लाई गई, वो कार्यरत हो गई है। हमने एक इस फाइनेंस एक्ट से JC अपील का एक नया पद सृजन किया, और JC अपील को भी इस कार्य पे कुछ नोटिफिकेशन निकाल करके कुछ छोटी अपील JC अपील के माध्यम से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय लगभग 60 JC अपील्स कार्यरत हैं, तो CIT अपील्स इसके अलावा हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि अपीलें जो हैं, बैकलॉग है, वो तेज़ी से कंप्लीट हों, अपील्स डिसाइड हों। तो लिटिगेशन मैनेजमेंट में काफ़ी कार्य कर रहे हैं हम लोग। जो छोटे टैक्स पेयर्स को नोटिस जा रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा कि किस प्रक्रिया के तहत छोटे टैक्स पेयर को नोटिस जा रहे हैं, परंतु जो हम स्क्रूटनी करते हैं वो छोटे टैक्स पेयर को हम नॉर्मली नहीं नोटिस देते हैं, और स्क्रूटनी सिलेक्शन भी बहुत ही मिनिस्क्यूल केसेस का होता है। त्योहारी सीजन में सरकार महंगाई को लेकर सतर्क है। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि परसों होने वाली IMC की बैठक में जरूरी कमोडिटी कीमतों की समीक्षा होगी। रोहित कुमार सिंह से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे ने। महंगाई सरकार की भी चिंता है और आम आदमी की भी, और हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं उपभोक्ता मामले सचिव रोहित कुमार सिंह। सर, पहला सवाल तो ये कि जिस तरह से लगातार महंगाई को लेकर एक्शन सरकार की तरफ से हो रहा है, RBI भी उसमें अब डिपेंड कर चुका है, और कई मंत्रालयों से एक बातचीत करके RBI अब उस पर मॉनिटरिंग कर रहा है। किस तरह से हम इस पूरे कदम को देख रहे हैं और पूरा एक्शन प्लान क्या हो सकता है सरकार का? देखिए, महंगाई के मुद्दे पर ये जैसे त्योहारी सीज़न भी आने वाला है, और ये वैसे भी हर वर्ष का हाई डिमांड पीरियड होता है, तो इसके लेके सरकार पूरी तरह सतर्क है। हम डेली देश भर के 750 पॉइंट्स से 22 एसेंशियल कमोडिटीज़ की कीमतों की समीक्षा करते हैं। सारी जो दालें हैं उनके ट्रेंड्स या तो स्थिर हैं या कीमतें कम हो रही हैं। इफ़ यू वांट टू सी, आई कैन शो द ग्राफ्स ऑल्सो। जैसे ये देखिए, ये चने का है, ये भी कम हो रहा है। ये है तूर का, ये भी कम हो रहा है। ये उड़द का है, इसमें अभी चूँकि जो बाज़ार में जो क्रॉप आ रही है उसका क्वालिटी का इशू है, तो इसको भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये मूंग है, ये भी कम हो रहा है। सो देयर इज़ अ गुड ट्रेंड दैट ऑल द प्राइसेस आर ईदर स्टेबलाइजिंग और रिड्यूसिंग। आलू की कीमतें तो पिछले वर्ष से भी कम हैं, और इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। देयर इज़ इनफ स्टॉक इन द कोल्ड स्टोरेज में काफ़ी स्टॉक है, और नई फसल भी जैसे जैसे आएगी तो उसमें कोई चिंता के विषय नहीं। प्याज में भी जो सरकार ने इंटरवेंशन किया, एक तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई 40%, और हमने होलसेल में ख़रीद कर दोनों तरह का इंटरवेंशन कर रहे हैं। होलसेल में भी इंटरवीन कर रहे हैं अन्य मार्केट्स में जहाँ कीमतें ज़्यादा हैं, और रिटेल में भी जो NCCF और नाफेड की वैन्स हैं उनके माध्यम से बेच रहे हैं। तो इन दोनों की वजह से जो तेज़ी दिखी थी अगस्त में, वो अब स्थिर हो गई है। अब रबी की जो प्याज थी उसकी धीरे धीरे उपलब्धता कम हो रही है, और आज ही सुबह हमने खरीफ के आंकड़ों की समीक्षा की है, और महाराष्ट्र और कर्नाटका
दोनों में जो बुआई के आंकड़े हैं खरीफ प्याज के, वो संतोषजनक हैं। तो जो खरीफ की प्याज की उपलब्धता जो अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी में रहती है, वो भी संतोषजनक रहेगी। तो ऐसी प्याज में भी कोई चिंता का विषय नहीं है। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार।